यहाँ तक क्लियर था? ये एमिशन क्यों होता है ना, अनस्टेबल हो जाता है, इसकी वजह से फिर वो स्टेबल होने के लिए ये तीनों तरह के एमिशन करता है। अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने के लिए तीनों तरह के एमिशन करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस डिके होता है, स्पॉन्टेनियसली एमिट करता रहता है रेडिएशंस, कोई उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो इस तरह के एमिशंस को करते रहते हैं, इस तरह के रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्लियर है? जैसे यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम, ये सब रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिना है। न्यूक्लियर फिनोमिना का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फिनोमिना का मतलब है सिंपली कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो कोई भी केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होगा केमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिजिकल रिएक्शंस हैं जो भी हो रही हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, है ना। हाँ भाई, आप दो चीज़ों को रब करो तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, केमिकली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस से थोड़ी ना लेना देना होता है कोई भी किसी भी रिएक्शन का, है ना। तो वो रिएक्शन, तो फिर इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव फिनोमेना पे किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज का असर नहीं पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में क्या किया था, न्यूक्लियस का पता लगाने के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई थी गोल्ड फॉइल पे, है ना। फिर उनको पता चला, तो सबको पता है ना इसके बारे में, बोलो। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था कि जो रेडिएशंस हैं उनका नेचर कैसा है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस निकाल रहा है उनका नेचर कैसा है। तो वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें काफ़ी आइडिया मिला था उसके बारे में। ये देखिए, अब उसके बाद हमने ये पता करने की कोशिश की जो रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस में क्या वो चार्ज्ड पार्टिकल हैं या वो न्यूट्रल हैं। वो चार्ज्ड हैं तो वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, ये सब चीज़ें भी हमने पता करने की कोशिश की। तो जब भी हम किसी के चार्ज को पता करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज को पता करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा। जो रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड कर गई वो इसका मतलब कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। जो रेडिएशन नेगेटिव की तरफ झुक गई इसका मतलब वो कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। और जो रेडिएशन स्ट्रेट निकल गई, जिनको कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, जिनके अंदर जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका मतलब है वो कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। तो इसीलिए हम बीटा को, जो बीटा पार्टिकल्स हैं या बीटा रेज हैं, जो बीटा एमिशन होता है, बीटा एमिशन है यानी वो जो एमिशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो कैसी है, वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई थी, बेंड कर गई थी। और जो अल्फा है वो कैसे हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और गामा पे कोई असर ही नहीं पड़ा, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। हाँ, फोटॉन्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसे हुआ था। हम कैसे स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसा एक चैम्बर बनाते हैं ऐसे एलिमेंट का जिस एलिमेंट को ये पेनिट्रेट ना कर पाए, जो एलिमेंट इनसे बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो, तो वो है लेड। लेड क्या है, बहुत स्टेबल होता है, लेड का न्यूक्लियाई बहुत स्टेबल होता है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं रेडिएशंस, लेकिन ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो हमने लेड की वॉल्स में ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख देते हैं और थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टडी करना है तो निकालना तो पड़ेगा बाहर। तो ऐसे हमने निकाला। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने का एक तरीका होता है, हमने आपको शायद पढ़ाया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस तरह से ऐसे उंगली करते हैं, मतलब तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तीन उंगलियां आप बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका थंब, ये हो गई आपकी फोर फिंगर, ठीक है, और ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर। ये तो मिडिल फिंगर कुछ अजीब ही बन गई, ये मान लेते हैं ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर। अब ये आपको थंब देता है फोर्स की डायरेक्शन, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है, और ये होता है करंट की डायरेक्शन, आई मान लेते हैं, तो एफ बी आई से याद रखिए। तो तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको खोलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो आप करंट की निकाल सकते हैं, करंट की पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, और ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, ये डॉटेड लाइन क्या दिखाती है समझो पहले। डॉटेड और क्रॉस, दो तरह की लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है, समझिए ध्यान से। आपको पता है एरो देखा है आपने, सबने, एरो ऐसे होता है, बोलो, ऐसे होता है ना एरो।
ये एरो का हेड होता है और ये क्या होती है, टेल होती है। हाँ अच्छा, टेल अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो आपको जो टेल दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी ना, ऐसी क्रॉस टाइप की, ऐसे जा रहा होगा जब, तो जो पूंछ दिखेगी वो पीछे से ऐसा क्रॉस दिखेगा बना हुआ एरो पे। जो पूंछ मतलब अगर आपसे एरो दूर जा रहा है, आपको खाली उसकी पूंछ दिख रही है, तो पीछे से ऐसे लगेगा ना क्रॉस बना हुआ है। बोलो, मतलब ऐसे एरो अंदर जा रहा है, उसका हेड तो अंदर आपसे दूर है ना, आपसे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एरो जब आपसे दूर जा रहा है तो उसका जो टेल है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और एरो जब आपकी तरफ आ रहा होता है तो फिर एरो का टिप दिखता है ना आपको खाली। बोलो, ये हेड है, हेड ऐसे ही दिखता है, ये ऐसे ही दिखेगा जब एरो आपकी तरफ आ रहा होगा, ऐसे बिल्कुल, है ना। दोनों चीज़ें तो तब दिखेंगी जब वो साइड ऑन चल रहा हो ऐसे, वरना अदरवाइज तो ऐसे ही दिखने वाला है। ये टेल है, ये हेड है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल बनाया गया वो ऐसे ही है। अगर मान लीजिए कहीं डॉटेड सिंबल है, इसका मतलब एरो आपसे दूर जा रहा है या आपकी तरफ आ रहा है। अगर तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी तरफ है, बाहर की तरफ है। अगर क्रॉस बना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अंदर है ना, उसका पूंछ दिख रहा है आपको, इसका मतलब एरो आपसे दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है। इस डॉटेड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है। क्लियर है। ये डायरेक्शन शो करने के लिए हमने डॉट और क्रॉस का सिंबल इस तरह बनाया, वो एरो से उसको हम रिसेंबल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि अंदर है। अब आपने तुरंत फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया, अपने तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया। और अब देखिए आपकी जो 4 फिंगर है वो कैसी रहेगी, वो अंदर की तरफ रहेगी, क्योंकि 4 फिंगर डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो 4 फिंगर को अंदर करिए, तो देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन में है, नहीं है? अरे देखो भैया करके, है नहीं है करंट? क्या चीज? अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड तो दिया है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में हो सकता है, नहीं हो सकता है? जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? ये तो पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, कैसी बात कर रहे हो? बोलो भाई, ये तो जानते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, नहीं होगी? हाँ, तो अब देखिए, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, तो वो तरीका फ्लेमिंग ने बताया था हमें लेफ्ट हैंड रूल से, वो हम यहाँ लगा रहे हैं। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो अब देखो उससे हम पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट किधर जा रही होगी, ये देखो इधर है ना, राइट डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर राइट डायरेक्शन में। अच्छा, करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ऐसे करंट जा रही है, देखिए ध्यान से, ऐसे। अब आप बहुत आसानी से बता देंगे कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। बताओ, किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा? बहुत गलत बात है, अब तक तो बता देना चाहिए था। इतना इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ा, क्रैश कोर्स में ही पढ़ रहे हो, मतलब अब क्या चाहते हो? करंट की डायरेक्शन मिल गई है और आपको पता है करंट फ्लोज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अरे यार, पता है नहीं पता है? तो फिर करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन आते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। तो फिर यार इतना बताने में क्यों टाइम लगा? ये तो बहुत गलत बात है। जब करंट की डायरेक्शन मिल गई तो करंट पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। क्लियर है? बोलो। लेकिन ये गलत बनाया हमने, पता है क्यों? क्यों गलत है को बताएगा? इसमें एक गलती है बहुत बड़ी। हाँ हाँ, शाबाश। हमने मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड लिया है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटसाइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, हमारी तरफ आ रही है ना। ऐसे मोड़ दीजिए आप बिल्कुल इसको, ये ऐसे करिए, ऐसे, ये देखो ध्यान से, है ना, ये बाहर है, बाहर है तो करंट किधर है, करंट ऐसे जा रही है। हाँ, ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इतना बाकी लोग समझ पा रहे हैं या कुछ सर के ऊपर से जा रहा है कुछ लोगों के? जल्दी बता दो। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा है कि जो रेडिएशंस इधर मुड़ गई हैं, जिनको हम बीटा बोल रहे हैं, वो देखिए वो नेगेटिवली चार्ज रही होंगी। अल्फा इधर इधर बेंड हो रही है, देखिए अल्फा इधर बेंड हो रही है इस डायरेक्शन में, बीटा इधर बेंड हो रही है क्योंकि बीटा नेगेटिवली चार्ज है। और गामा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सीधी जा रही है क्योंकि वो न्यूट्रल है।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दिख रही होगी, अल्फा और बीटा चलो ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रही हैं, लेकिन बीटा की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है अल्फा के कंपैरिजन में, दिख रहा है? हाँ, इसका रीज़न बताते हैं हम आपको। उसका रीज़न है उसका मास। आपको पता है बीटा यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, और ये इसके कंपैरिजन में तो बहुत भारी है, ये तो बहुत भारी है। एक प्रोटॉन 1800 टाइम्स भारी होता है। तो सोचो यहाँ तो चार चार है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, चार है ना यहाँ तो मतलब कितना भारी है, करीब 3000 4000 टाइम्स भारी है ना, 3200 से भी ज़्यादा, उतना मतलब 3-3.5 टाइम्स इससे भारी है। तो वो इसलिए उसकी बेंडिंग उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसके चार्ज पे डिपेंड कर रही है। इनकी बेंडिंग मास पे भी डिपेंड कर रही है, वो हल्के हैं और ज़्यादा खींच ले गया इनको अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें पता चली कि लेड में क्यों रखते हैं, क्योंकि लेड स्टेबल न्यूक्लियाई होता है लेड का, वो रेडिएशंस उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, इसलिए लेड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है इसकी रेडिएशन से बचने के लिए लेड के ही कपड़े बनते होंगे, लेड के एप्रन बनते होंगे, ग्लव्स बनते होंगे, है ना। पीपी सूट जो होता है, पीपी किट जो होती है ना, जैसे वो कोरोना वाली पीपी किट होती है ऐसे होती है, इनकी भी होती है। तो वो पूरे लोग जहाँ काम करते हैं ऐसे एटॉमिक रिएक्टर्स में, वो सब ऐसे ही पहनते हैं। तो लेड के बने होते हैं वो कपड़े। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है वो भी हमने देखा। फिर इनकी जो बेंडिंग है कि बीटा ज़्यादा बेंड क्यों हुआ अल्फा से, वो भी हमने आपको बता दिया। बोलो क्लियर है इतना सब? आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ वही सारे जो रिजल्ट आए हैं वो लिखे हुए हैं, जो कि लेफ्ट में चले गए इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, उनका नाम अल्फा रख दिया। जो राइट में चले गए वो नेगेटिवली चार्ज थे, उनका नाम बीटा रख दिया। बीटा कुछ नहीं है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो अनडेविएटेड चले गए वो गामा थे, गामा फोटॉन्स हैं, सब जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करके ऐसा किया जा सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए तो आपको कुछ भी पता करने की ज़रूरत ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता रहता है, वहाँ देख के पता चल जाएगा। क्लियर है? बताइए। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ भी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, सब आप समझ गए। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ आंसर कर लें, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन बताएंगे आंसर जल्दी से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशंस, किस तरह की रेडिएशन एमिट करता है? अरे आंसर नहीं वो, तो बाकी लोग चुप क्यों हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोएक्टिव सोर्स emits 3 types of radiations, which radiations has zero mass? आसान है। ये बताओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, देखते हैं कौन आंसर देता है जल्दी इसका। डायग्राम पढ़ लिया ध्यान से, डायग्राम के बारे में जो लिखा है? अरे आ रहा है, सब्र करो। बताइए इनमें से जल्दबाजी नहीं करना, गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बेंड हुई हैं वो होंगी बीटा, इसका मतलब है। तो सी बीटा एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन होगा, क्योंकि 4 लोग हैं, और चार्ज जो होगा वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो किससे 2 न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होगा नहीं, सिंपल है, 2 प्रोटॉन पे ही होगा। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल 10⁻7 होती है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयोनाइज कर देते हैं जिससे भी पास होते हैं। देखो आयोनाइज करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि मास होना चाहिए। आप किसी को भी आयोनाइज करेंगे तो उससे टकराएंगे, टकराने के लिए मास तो होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल इसलिए स्ट्रांगली आयोनाइज करता है क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा ना तीनों में, तो इसलिए ये इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर का मतलब समझते हो? छीन लेना, निकाल देना, है ना। और हाँ ठीक है, बाकी लोगों को भी पता है आई होप। देखिए आयनाइजिंग पावर में कंपैरिजन देखो ध्यान से, आयनाइजिंग पावर का कंपैरिजन क्या है।
तो आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की 100 टाइम्स होती है बीटा से और 1000 टाइम होती है गामा से, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, आगे क्यों नहीं जा रहा है? हाँ देखिए, पेनिट्रेटिंग पावर में अल्फा बहुत वीक है, बहुत पुअर है, वो तो पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जबकि बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर तो पेपर को कर जाएगा, एल्युमिनियम रोक लेगा उसको। गामा को एल्युमिनियम भी रोक नहीं पाएगा, उसके लिए लेड लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की बहुत कम है बीटा के कंपैरिजन में, और बीटा की गामा के कंपैरिजन में बहुत कम है। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, देखा था हमने, ठीक है, डिफ्लेक्शन, लेकिन डिफ्लेक्शन कम रहता है बीटा के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो लेड प्लेट को यहाँ पे रखा गया था और ये फिर फोटोग्राफिक प्लेट, ये देखिए, तो इस पर इफेक्ट डाला था इन्होंने, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं। हाँ नहीं, उसमें तो तीनों ही रहे होंगे, वो तो उसमें कोई आपने वो नहीं किया था ना, वो तो तीनों ही निकल रहे होंगे उसमें से, कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ, अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस भी कॉज करते हैं, यानी एक ब्राइटनेस, एक चमक भी आपको दिखेगी अगर कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल पे इनको आप अटैक करवाते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये चीज़ तो दिखेगी उनके अंदर। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बताया कोई? मास भी। दे आर यूज टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर एलिमेंट। देखिए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन तक करवा देते हैं हम इससे, इतना पावरफुल है। और इस कन्वर्जन का एक नाम होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन, जैसे कि वायरस म्यूटेट करता है, सुना है ना, वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है। अल्फा पार्टिकल लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया जा सकता है जब उसको माइका या गोल्ड फॉइल पे हम डालते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, ये देखिए वही एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग। अब बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। रेस्ट मास बीटा पार्टिकल का इतना होता है, ठीक है, रेस्ट मास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब मूव करेंगे तो हल्के हैं तो फिर E इक्वल टू mc² वाले में जो इनका मास है वो E इक्वल टू डेल्टा m बन जाएगा m से, क्योंकि मास वेरी करेगा, तो इसलिए इनका जो मास हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वो स्टैटिक मास है, रेस्ट मास है। चार्ज आपको पता ही है। बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। ये देखिए, बीटा पार्टिकल पेनिट्रेटिंग पावर हमने आपको बताई थी, एल्युमिनियम से पास नहीं हो पाते हैं, बाकी पेपर से पास हो जाएंगे। आयनाइजिंग पावर कम रहती है क्योंकि हल्के हैं अल्फा से, लेकिन गामा से ज़्यादा रहती है। पेनिट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल के अल्फा से ज़्यादा है और गामा से कम है, वही बताया हमने आपको, जैसे कि बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए, बीटा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, फ्लोरेसेंस भी क्रिएट करते हैं अगर किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे आप इनको अटैक कराएंगे। बीटा पार्टिकल्स एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय एक्सरेज, ठीक है। बीटा पार्टिकल बायोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा क्रिएट करेंगे देन अल्फा पार्टिकल। क्यों? रीज़न है, हमारी स्किन को भी वो पेनिट्रेट कर जाते हैं उसके कंपैरिजन में। 9 पॉइंट में कुछ मिस प्रिंट लग रहा है मुझे भी, कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है। क्या वो एक्स-रेज प्रोड्यूस करते हैं क्या बीटा पार्टिकल्स? हाँ, लेकिन एक्स रेज का प्रोडक्शन अंदर से नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं एक्स रेज में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स के बारे में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं ये, जैसे एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, लेकिन बस वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है इनकी। इसके बारे में आपने डिटेल में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, स्पेक्ट्रम नेक्स्ट ईयर चैप्टर है एक,
स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए समझिए, जो सन से लाइट रेज आ रही हैं आप तक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल रेडिएशंस, ठीक है, बहुत तरह की रेडिएशंस होती हैं उनसे, बताया था, चलो फिर छोड़ें फिर। जैसे लाइट के चैप्टर हाँ, तो उसी में से एक ये भी है। अब गामा की, ये हाँ, इसकी बहुत ही कम जो गामा होती है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत है तो इसका मतलब एनर्जी भी बहुत होगी, एनर्जी भी बहुत होती है, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम होती है गामा की। स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन, स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही है ना, लाइट का ही कंपोनेंट है, तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो स्पीड है। सबकी स्पीड एक जैसी होती है, ठीक है। आयनाइजिंग पावर बहुत कम होती है, मास ही नहीं है उसके पास, तो आयनाइजिंग पावर कम होगी। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज नहीं है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट निकल जाती हैं, देखा हमने, क्लियर है। गामा रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, फ्लोरेसेंस भी क्रिएट करती हैं, डिफ्रैक्शन भी दिखाती हैं, ठीक है, लाइक एक्सरेज, जैसे एक्सरेज दिखाती हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई रे ऐसे आ रही है, कोई वेव्स आ रही हैं, और ये एक छोटा सा होल है, दिख रहा है ना होल, तो डिफ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे ऐसे निकल जाएंगी। ये देखिए दो बन गई यहाँ पे, देखिए दो डायरेक्शन में फैल गई इस तरह से, मतलब जो एनर्जी थी पहले वो हाँ फैल गई एक तरह से, कह लीजिए डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कभी कराएंगे, अलग से बताएंगे, तो उसमें यही हुआ था, और डिफ्रैक्शन देखिए। एक्स रेज एंड वाई, मतलब एक्स रेज या गामा रेडिएशंस जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है, बताया ना। इनका ओरिजिन, गामा का ओरिजिन है न्यूक्लियस के अंदर, एक्स का ओरिजिन मिलेगा आपको न्यूक्लियस के बाहर। नहीं, बीटा वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के आ रहा है ना, बीटा वाला जो है। गामा रेडिएशंस कैन ईजिली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी कॉजिंग इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। गामा फोटोन, गामा नाम ही ऐसे ही रखा गया है बहुत, हाँ। सर इनकी आयनाइजिंग पावर तो बहुत कम होती है, तो फिर डैमेज कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं? डैमेज, आयोनाइजिंग पावर से डैमेज का क्या लेना देना है? डैमेज कब, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डैमेज, डालेंगे फिर वो रेडिकल्स बन जाएंगे ना, रेडिकल्स से फिर रिएक्शन हो रही है। डैमेज का पेनिट्रेटिंग पावर से लेना देना होता है। एनर्जी तो है ना इनके पास, इनके पास एनर्जी है, एनर्जी है तो अंदर जाके डीएनए को हमारे डिस्टर्ब कर सकती है ना, डीएनए को तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट कर सकती हैं। वो एनर्जी इनके पास बहुत ज़्यादा है। अब वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर उनके पास एनर्जी की फॉर्म में है, तो उसने पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ा दी है इनकी। तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है जब अंदर जाएंगी, और हाई एनर्जी फोटोन है तो उस एनर्जी से कुछ भी कर सकते हैं वो। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसीलिए तो इनको यूज़ किया जाता है, कैंसर सेल्स को मार देती हैं अंदर जाके ये, ठीक है। जिस उसको क्या बोलते हैं, जो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी कराई जाती है। देखिए एमिशंस हमने देखे आपका, अल्फा एमिशन में क्या होता है, अल्फा एमिशन जब निकलता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो मास नंबर तो आपका 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 यानी कितना निकल गया, 4 निकल गया। और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 ही निकले हैं। हाँ, तो ये देखिए, तो जब भी कभी किसी एटम से के न्यूक्लियस से अल्फा एमिशन होगा तो उसका जो डॉटर बनेगा, यानी जो नया एलिमेंट बनेगा, वो हल्का होगा। और कितना हल्का हो जाएगा कि 4 उसका मास नंबर कम होगा, 2 उसका एटॉमिक नंबर कम होगा। क्लियर है? हाँ, ये देखिए बताया था हमने आपको, ये होता क्यों है, याद है? न्यूक्लियर फोर्सेज और कूलोम्बिक रिपल्शन, ठीक है। जब न्यूक्लियर फोर्सेज तब तक ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं जब तक न्यूक्लियस छोटा होता है। न्यूक्लियस जैसे ही बड़ा होगा कूलोम्बिक रिपल्शन आ जाएगा, कूलोम्बिक रिपल्शन फिर अनस्टेबल बना देगा एटम को आपके, और फिर वो न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियर फोर्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएंगे इसके कूलोम्बिक रिपल्शन के कंपैरिजन में, ठीक है, वो डोमिनेट कर जाएगा कूलोम्बिक रिपल्शन। वो कब होता है? जब डिस्टेंस बढ़ जाती है। ये सब लास्ट लेक्चर में बताया है। तो लार्ज न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, अल्फा डिके करता है, सो दैट इट कैन डिक्रीज इट्स साइज। क्लियर है?
बीटा एमिशन पे आते हैं। बीटा एमिशन में क्या होगा? बीटा एमिशन में कुछ नहीं हो रहा है। बीटा एमिशन में एक्चुअली न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया है या तो प्रोटॉन से, या प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है न्यूट्रॉन से। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से तो न्यूट्रॉन वो कितना, जब n और p का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.5 हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब n और p का रेशियो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतने ज़्यादा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इतना ज़्यादा हो जाए कि उनका रेशियो निकालें तो 1.5 से ज़्यादा है, तो फिर अब क्या होगा, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या होने वाला है। आपको पता है न्यूट्रॉन का जो मास है मान लो 1 है और उसका चार्ज तो 0 होता है। अब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, जब प्रोटॉन बनेगा तो उसका तो मास भी 1 है और चार्ज भी 1 होगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, यहाँ पे आपको एक चार्ज लेना पड़ेगा, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास 0 हो लगभग और चार्ज -1 हो, वो है बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं उसको। क्लियर है? तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो बैलेंस हो गई है, लेकिन और भी कंजर्वेशन लागू होने चाहिए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो जब ये देखा गया, इनको ऑब्जर्व किया गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये है जैसे कि गन है, गन को आपने चलाया तो गोली निकली, गोली ऐसे आगे गई। अच्छा, गोली जिस डायरेक्शन में आगे जाती है, जो गन है वो उसी डायरेक्शन में पीछे जाती है। बोलो, इसको बोलते हैं ना रिकॉइलिंग, है ना, सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो गन आगे गई और सॉरी जो बुलेट है वो आगे गई और बंदूक इधर चली गई, ऐसा होता है क्या? या बंदूक इधर निकल गई, एक एंगल पे निकल गया, ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं। बोलिए। हाँ, ये मान लिए ये गन है और ये आपकी बुलेट है, तो बुलेट इधर जाएगी तो गन इसी डायरेक्शन में पीछे आएगी। तो जो न्यूक्लियस से ये निकल रहा था आपका, क्या निकल रहा था न्यूक्लियस से, जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से निकल रहा है, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो बीटा पार्टिकल मान लो इधर निकला, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस पे झटका पीछे लगना चाहिए ना, उसी डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन हुआ और उल्टा रहा था। उल्टा क्या हो रहा था, मतलब ये चीज़ नहीं हो रही थी, ये ऐसा हो रहा था, मतलब न्यूक्लियस इधर जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना भाई, न्यूक्लियस इधर जा रहा है, बीटा पार्टिकल उधर निकल रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वायलेट कर रहा है ये चीज़। तो फिर ये देख सोचा गया कि इसका मतलब कुछ और पार्टिकल भी निकलता होगा साथ में। अगर वो नहीं निकल रहा है, कोई और पार्टिकल भी निकलता होगा जो इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करे, वॉयलेट होने से बचाए, है ना, वॉयलेट होने से बचा रहा होगा। तो फिर ये मान लिया गया वो पार्टिकल, उस पार्टिकल का मान लिया गया एंटी न्यूट्रिनो, कि वो पार्टिकल का नाम रखा कि वो एंटी न्यूट्रिनो कोई निकलता है जो इस वॉयलेशन को बचाता है। क्लियर है? तो ये साथ में, हाँ बिल्कुल कहीं भी निकलता होगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा पार्टिकल का मानना जो पड़ गया, उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व नहीं रह रहा है, उस लॉ को वायलेट कर रहा है, तो फिर हमको ये मानना पड़ गया है पार्टिकल के बारे में। है? हाँ, अभी बता रहे हैं ना, रुक तो, एक ये चीज़ समझ में आ गई, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं न्यूट्रॉन से, तो अब अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन को बदलना पड़ेगा न्यूट्रॉन में। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, ध्यान से देखो, प्रोटॉन का मास 1, प्रोटॉन का चार्ज 1, और ये कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो तो 0 रहेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो मास 1 है, चार्ज 0, क्या बैलेंस है रिएक्शन? नहीं बैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा जिसका चार्ज 1 हो, +1, लेकिन मास क्या हो, 0 हो। हाँ, तो इस पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन वाला जब केस होता है तब उसमें न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। ये दोनों एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये दोनों एंटी पार्टिकल हैं, और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल हैं। मतलब एक एंटी पार्टिकल निकलना तय है। हाँ, एंटी पार्टिकल निकलेगा। एंटी पार्टिकल और पार्टिकल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ जो आपको दिखाया गया है वो ये है कि एक
जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए आपका क्या निकल रहा है, एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। ये देखिए, क्लियर है? बताइए, समझ में आया? क्या समझाया हमने? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स मोर देन द प्रोटॉन्स, अ न्यूट्रॉन मे चेंज इनटू अ प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखिए इसका एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, कार्बन C14 एक रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप का मतलब ये है कि कार्बन का एक अनस्टेबल आइसोटोप। क्लियर है? अनस्टेबल आइसोटोप मतलब रेडियो आइसोटोप। अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप मतलब वो एमिट करके रेडिएशन स्टेबिलिटी में आ सकता है, या वो ऑल टुगेदर एक नया एलिमेंट भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन के अंदर क्या हो रहा होगा बताइए, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो मास नंबर तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आया ना बाहर से अंदर गया, तो मास नंबर तो वही है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कंबाइंड जो नंबर है वो तो सेम है, तो मास नंबर सेम रहेगा। लेकिन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन बढ़ गया है, तो 6 से 7 हो गया प्रोटॉन इंक्रीज कर गया ना एक नंबर से, तो वो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 7 हो गया, और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकला। तो कार्बन इस तरह से नाइट्रोजन में आपका कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करके एक बीटा पार्टिकल निकलता है। क्लियर है? ये एग्जांपल है इसका। अब चलते हैं कुछ अच्छे लेवल की बात, और अच्छे लेवल की बात करते हैं। देखिए, जो हमारे पास हम मतलब ये ऑब्जर्वेशन ही हो रहा था, तो ऑब्जर्वेशन से हमने क्या किया कि ऐसे न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो स्टेबल थे। ठीक है, तो और उसके साथ साथ हमें अनस्टेबल न्यूक्लियस भी मिले। तो हमने एक ग्राफ बनाया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर एक ग्राफ बनाया, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 आ रहा था, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट बराबर थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। वो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल बीच से जाएगी। बोलो, ऐसे ही तो होगा, एनजेड कर्व जो बनता है हम बनाते ही हैं। तो इसमें हमको जो लाइन मिली, स्टेबिलिटी कर्व जो मिला हमको, वो कैसा था दिखाते हैं आपको। ये ब्लैक कलर की जिगजैग लाइन दिख रही है, ये देखिए हम बना भी रहे हैं रेड से उसको। ये देखिए, ये जो जिगजैग लाइन थी, हमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट यहाँ पे इस लाइन पे जो लाई कर रहे थे, यानी जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इस लाइन पे आ रहा था, वो सब स्टेबल थे। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिले जो इस स्टेबिलिटी लाइन के नीचे थे, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है ये वाली येलो कलर की लाइन से, और ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है वो कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे, और ये अनस्टेबल थे। नीचे जो एलिमेंट थे उनका अनस्टेबिलिटी का रीज़न ये था कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे, क्योंकि ये जो नीचे वाले एलिमेंट है वो झुक रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ। देखो, एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं ना, एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी आपने ली है वो ज़्यादा होगी उनके अंदर। अरे ये तो पढ़ा चुके हैं यार मैकेनिक्स में। हाँ, ठीक है, ये ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी ये एलिमेंट इसलिए अनस्टेबल है इनका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन, सॉरी प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, हाँ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, न्यूट्रॉन कम होंगे, तो प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। ऊपर वालों का जो अनस्टेबिलिटी रीज़न था वो ठीक अपोजिट था, कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन के। अब आप खुद देख लीजिए, अब आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इनको स्टेबिलिटी पे जाना है तो किसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इनको स्टेबल होना है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। बोलो, क्लियर है? अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हमको पता है एक बीटा एमिशन होता है, नेगेटिव बीटा एमिशन होता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव बीटा एमिशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये इसलिए अंदर जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव बीटा एमिशन कर रहे हैं वो, इसका रीज़न यही है, स्टेबिलिटी के नीचे हैं तो वो पॉजिटिव बीटा एमिशन करेंगे, इस कर्व के ऊपर हैं तो नेगेटिव बीटा एमिशन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर, जो हमारा ये ग्राफ है वो सर 6 से शुरू हो रहा है, 6 से 5 से शुरू हो रहा है। हाँ, 6 से नहीं शुरू हो रहा है, 6 से बहुत पहले से है, दिख नहीं रहा तो भैया देखो, उसके नीचे भी अनस्टेबल पाए जाते हैं ना। हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, याद करो। हाँ, हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ पे थोड़े से ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो पाए जाते हैं वो हैं 82 के बाद। देखो दिखा 82, ध्यान से देखो, मोस्टली 82 के बाद आपको स्टेबिलिटी कर्व दिख ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये वाले एरिया में कहीं दिख रहा है वो लाइन, कहीं नहीं। हाँ,
तो वो वहीं आके ख़त्म हो जाते हैं। 82 प्रोटॉन्स और 126 न्यूट्रॉन, बस इसके ऊपर आप बढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको सब अनस्टेबल मिलने वाला है। उसका रीज़न यही है। तो ये है आपका अनस्टेबिलिटी का। यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ पे भी हैं, कुछ बताए भी थे आपको हमने, लेकिन कम है, मैक्सिमम वहीं है बाहर। ये देखिए बीटा डीके का एक एग्जांपल आपके सामने है। बोरॉन आपका कन्वर्ट हो जाता है एक नेगेटिव बीटा एमिशन के थ्रू। ये देखिए 5 to 6 हो गए, बोरॉन आपका कन्वर्ट हो गया कार्बन में, और ये कार्बन का स्टेबल है, आइसोटोप है, ठीक है, 6C12। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन जो भी पीछे हमने आपको समझाया कैसे होता है बीटा डीके में, दोनों होते हैं बीटा डीके में। वैसे ये आपके सिलेबस में 10th में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बीटा एमिशन है, ना कूलम्बिक रिपल्शन है, ना उसको समझाएंगे, ना वो न्यूक्लियर फोर्सेस वाले चीज़ों को समझाएंगे, ना वो पॉजिटिव बीटा एमिशन के बारे में कुछ बताएंगे। बहुत कम चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये बीटा एमिशन था। हाँ, अब देखिए एक और बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं। ये भी बहुत हायर लेवल पे समझाई जाती है फिजिक्स में। कौन गायब हो गया? कुछ इप्सिता गायब हो गई, सोच रही होगी बहुत हो गया। देखिए यहाँ से एटॉमिक एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन आपको हमने बताया था, न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उसके चारों तरफ शेल्स बने होते हैं ना, ये सब शेल्स हैं। और शेल्स में भी एनर्जी लेवल्स हैं। ये E1 है मान लो, तो ये E2 है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह का एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है। इसी तरह का एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, जो आपके सामने बना हुआ है, देखो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर का एनर्जी लेवल है। ये इसको ऐसे ही समझो, ठीक है, ये एनर्जी लेवल ऐसे समझ लो न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं ये। अब देखिए मान लेते हैं रेड वाले न्यूट्रॉन हैं, ब्लू वाले प्रोटॉन हैं, तो अब इनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम नहीं है दोनों का। देखो न्यूट्रॉन का कम है, प्रोटॉन का ज़्यादा है ना, दिख रहा है, न्यूट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। एक और बना लेते हैं। हाँ, अब अगर ये सेम रहे एनर्जी लेवल तो ये ऐसा होगा जैसे यहाँ बना हुआ है। सेम एनर्जी लेवल होता है तो एनर्जी जो है वो कम रहती है, ओवरऑल एनर्जी न्यूक्लियस की कम रहती है। और कोई भी न्यूक्लियस वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है ताकि वो स्टेबल रहे। जब इनके एनर्जी लेवल्स में ऊपर नीचे डिफरेंस दिखता है हमको, और वो तभी दिखेगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, ओवरऑल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहेंगे। अब वो देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम कैसे आ सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल में। तो क्या है, देखो यहाँ पे पहला एनर्जी लेवल E1, इसको मान लो E2, ये क्या है E3 है ना, और इधर देखिए ये तो E4, हाँ E5 तक जा रहा है। तो ये कहें सोचेंगे क्या पूरे सिस्टम को एक मिनिमम एनर्जी लेवल पे नहीं लाया जा सकता? तो लाया जा सकता है, E4 पे लाया जा सकता है। कैसे? अगर हम इन, हाँ ये भाई साहब को यहाँ जंप करा दो इन लोगों को, अगर इनको यहाँ ले आए, ये जगह खाली पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे ये जगह खाली है ना, ये जगह खाली है, तो भाई साहब इनको अगर यहाँ ले आए इन दोनों को, तो पूरे को हम E4 पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए अब कन्वर्जन होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा किसमें? न्यूट्रॉन में। हाँ वो पता है आपको कैसे होता है। तो ये एनर्जी, हाँ मिनिमम एनर्जी लेवल पे आने के लिए ये सारा कन्वर्जन का खेल चलता है अंदर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके पीछे का रीज़न है कि एनर्जी लेवल में डिफरेंस ये करवाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल भी दे दिया आपको हमने बोरॉन और कार्बन वाला। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी लेवल ये देखिए E3 वाला, E3 पे मेंटेन करना चाहेगा ये, पहले तो E4 तक जा रहा था। तो अब एक क्या कन्वर्ट होगा इधर, मान लेते हैं अगर ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन का दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन को कन्वर्ट होना पड़ा प्रोटॉन में, है ना। तो जब ये कन्वर्ट हो गए तो फाइनल फिगर ये देखो बना है आपके सामने। तो फाइनली ये पूरा सिस्टम E3 पे मेंटेन हो गया आके, पहले E4 तक जा रहा था। तो बोरॉन को कन्वर्ट होना पड़ा कार्बन में स्टेबल होने के लिए, उसका नाम कार्बन रख दिया हमने। क्लियर है? बीटा एमिशन, ये देखिए ये आ गया और वो स्टेबल हो गया, एनर्जी लेवल कम हो गया, ओवरऑल एनर्जी लेवल। तो ये है पूरा एनर्जी लेवल का कि लेसर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियन एनर्जी जो है यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी है वो सब कम हो जाए ताकि स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके। क्लियर है? बताइए गामा एमिशन, गामा एमिशन को देखते हैं जल्दी से। गामा एमिशन में क्या है, कुछ नहीं होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, वही है, एक्साइटेड स्टेट में होता है न्यूक्लियस,
और वो सिर्फ अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ फिर गामा पार्टिकल एमिट होता है। ठीक है, जब पेरेंट न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो वो सिर्फ अपनी एनर्जी को कम करता है, वहाँ पे किसी तरह का कोई कन्वर्जन टेक प्लेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गामा निकलता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गामा से। ठीक है, अल्फ़ा बीटा से पड़ता है। देख लेते हैं सबका एक बार और। अल्फ़ा अगर निकलेगा तो Z 2 से कम हो जाएगा, है ना। बीटा निकलेगा तो Z 1 से बढ़ जाएगा, गामा निकलेगा तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से मास नंबर पे क्या असर पड़ता है, अल्फ़ा पे 4 से कम हो जाएगा मास नंबर। बीटा निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था, तो बाहर से अंदर कोई ना आया ना अंदर से बाहर कोई गया, तो कोई चेंज नहीं होगा मास नंबर में। गामा में तो कोई चेंज होता ही नहीं है किसी तरह। हाँ हाँ, बीटा में डिक्रीज कहाँ होता है, इंक्रीज होता है। जेड में इंक्रीज हुआ ना, डिक्रीज कहाँ हुआ। हाँ, तो ये हम बता तो रहे हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिव के बारे में ही बताया गया है सिर्फ। एक्चुअली भी बोला था हमने 10th का। हाँ, ये टेंथ का सिलेबस से बना हुआ है ना ये पीपीटी, इसलिए ये पीपीटी 10th वालों के लिए बना है। तो 10th में तो जो चीज़ें हैं बस उसी हिसाब से बनाई गई है, तो इसलिए वहाँ नेगेटिव बीटा एमिशन पढ़ाया जाता है खाली, इसलिए ऐसा बना है। हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, अरेंज अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोलॉजिकल डैमेज। हाँ, बायोलॉजिकल डैमेज में सबसे ज़्यादा गामा, फिर उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। स्पीड ऑफ गामा रेडिएशंस। नेक्स्ट, what happens to the atomic number of the nucleus of an element when an alpha particle is emitted? Atomic number, Z की बात कर रहा है, Z की atomic number Z। चलिए, यूजेस ऑफ रिएक्टिव एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, अगली बार पढ़ाएंगे, एक लेक्चर और लगेगा इसको ख़त्म करने में।